चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले बात होगी वोट उत्सव की। गुजरात में आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। आज 14 जिलों की 93 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। जी हां, पोलिंग बूथ पर सुबह से मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, वोटिंग को लेकर सब उत्साहित नजर आए। मतदान केंद्रों पर वोट डालने के अलग अलग रंग नजर आए। इन्हीं रंगों को हमने समेटा है इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद हो, वडोदरा हो या गांधीनगर, गुजरात में दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए हो रही वोटिंग को लेकर हर जगह मतदाताओं में उत्साह है, उमंग है और उम्मीद भी है एक खुशहाल गुजरात के लिए। विकास और सुरक्षा के लिए वोट देने आए हैं और हम चाहते हैं कि जो भी है हमारे लिए बहुत अच्छा काम करे। बड़े बुजुर्ग, आम, खास, युवा सभी लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी खुशी खुशी दर्ज करा रहे हैं। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लोगों की कतारें देखी जा रही हैं। पहली बार वोटिंग करने वालों में भी जबरदस्त जोश है। मैंने बोला सबसे ज्यादा तो सेफ्टी महिलाओं की है, जो कहीं और आई डोंट थिंक इतना इजीली हो सकती है। रात को 2 बजे लड़की अगर स्कूटर पे अकेली आ सकती है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। पहले चरण में जिस तरह से महिलाओं ने अपने मतदान को लेकर जज्बा दिखाया था, वो दूसरे चरण में भी कायम दिख रहा है। वडोदरा में पूर्व क्रिकेटर नयन मोंगिया भी वोट करते दिखे और लोगों से मतदान को लेकर उत्साह पर खुशी भी जताई। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी जोर शोर से लोग अब धीरे धीरे निकल रहे। दिन की शुरुआत है। अपने घर के काम, ऑफिस के काम खत्म करके मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सभी आएंगे और सबसे ज्यादा मत गिरेंगे बड़ौदा में। गुजरात के दूसरे और आखिरी चरण में 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है। अहमदाबाद जिले में सबसे ज्यादा 21 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, तो वडोदरा जिले की 10 सीटों के लिए, बनासकांठा जिले की 9, मेहसाना और आणंद जिले की 7-7, खेड़ा और दाहोद जिले की 6-6 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं गांधीनगर और पंचमहल जिले की 5-5, साबरकांठा और पाटन जिले की 4-4, अखल्ली, छोटा उदयपुर और महिसागर जिले की 3-3 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस चरण में 833 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2 करोड़ 51 लाख मतदाता कर रहे हैं, जिनमें 1 करोड़ 22 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों के लिए पहले चरण में 89 सीट पर 1 दिसंबर को मतदान हो चुका है और आज बाकी सीटों पर मतदाता अपना फैसला सुनाएंगे। लोकतंत्र के इस उत्सव का परिणाम 8 तारीख को वोटों की गिनती के बाद सामने आएगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि गुजरात में आज हो रही वोटिंग में केवल आम लोग ही नहीं बल्कि सियासत के दिग्गजों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, सब मतदान करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे। इस दौर के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पे लगी है। जो लोग चुनाव मैदान में हैं, वो वोटिंग से पहले पूजा अर्चना करते भी नजर आए, मानो भगवान से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हों। गुजरात में वोटिंग के फाइनल राउंड में पीएम मोदी भी लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह अहमदाबाद के निशान पब्लिक स्कूल में वोट डालने पहुंचे। लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी के लिए पीएम मोदी राजभवन से रानीप की पोलिंग बूथ के लिए निकले। बूथ के बाहर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए स्थानीय बीजेपी उम्मीदवार हर्षद पटेल मौजूद थे। पोलिंग बूथ पर बाकायदा पीएम मोदी आम वोटर्स के साथ कतार में खड़े हुए और अपनी बारी का इंतजार किया, वोट डाला और लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होने के लिए गुजरात के लोगों का शुक्रिया अदा किया।
गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। गुजरात के चुनावी महासमर में इसी आशीष के लिए पीएम मोदी रविवार शाम अपनी मां हीराबाद से मिलने पहुंचे थे। मां का आशीर्वाद लेकर पीएम मोदी लोकतंत्र के इस महापर्व में खुद भी शामिल हुए, तो उनकी मां हीराबेन ने गांधीनगर में वोट डाला। पीएम मोदी के सिपह सलार अमित शाह ने भी गुजरात के अहमदाबाद में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। गृहमंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ अहमदाबाद के नारायणपुरा में एएमसी उप क्षेत्रीय कार्यालय में वोट डालने पहुंचे। पोलिंग बूथ जाने से पहले गृहमंत्री अमित शाह परिवार समेत कामेश्वर मंदिर गए, भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये सौ युवक युवतीओं ने विनंती करूं छूं कि आपनो मत जरूर आपो અને ગુજરાતના અઢી દાયકાની વિકાસ યાત્રાને આગળ વધારો। गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अहमदाबाद में ही अपना वोट डाला। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी अहमदाबाद के शिलाज अनुपम स्कूल में मतदान किया। कभी बीजेपी के विरोधी रहे हार्दिक पटेल भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं रहे। बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद के चंद्रनगर प्राथमिक विद्यालय में अपना वोट डाला। हार्दिक के साथ उनकी पत्नी और मां भी मौजूद थे। नरेंद्र भाई मोदी कहते कि ये चुनाव सामान्य नहीं है, ये चुनाव आने वाले 20 साल का गुजरात का भविष्य तय करेगा और निश्चित रूप से हर एक वोट भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पड़ रहे हैं। गुजरात बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन पटेल से लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी अहमदाबाद में वोट डाला। गांधीनगर दक्षिण सीट से चुनाव लड़ रहे अल्पेश ठाकुर भी वोट डालने पहुंचे। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता यशोदान गढ़वी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला भी वोट डालने पहुंचे। गांधीनगर में वोट देने के बाद वाघेला ने दावा किया कि इस बार गुजरात में बदलाव होगा। धुआंधार प्रचार के जरिए नेता वोटरों को लुभाने में कितने कामयाब रहे, इसका नतीजा 8 दिसंबर को आएगा। तब तक दिल थाम कर इंतजार कीजिए। गोपी खांगरे के साथ हिमांशु मिश्रा, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। वोटिंग आज खत्म हो जाएगी और अब काउंटिंग की टिक टिक जोर पकड़ रही है। 8 तारीख को वोटों की गिनती होनी है, लिहाजा तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शिमला में काउंटिंग की बकायदा ड्रेस रिहर्सल हो रही है। यहां कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें, वहीं सूरत की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है ताकि कोई भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल ना उठा सके। पहरेदारी के लिए सूरत में रब जगह एक तरह से हो रहा है। एक तरफ मतदान हो रहा है तो दूसरी तरफ वोटों की गिनती की तैयारी की जा रही है। गुजरात और हिमाचल में चुनावी उत्सव जारी है। गुजरात में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में पहले ही 12 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुके हैं। 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। शिमला में मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 8 जगहों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 380 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन कर्मचारियों को पूरी तरह प्रशिक्षित भी किया जा रहा है ताकि ये अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 8 तारीख को मतगणना होनी है। उसकी जो ट्रेनिंग है, पहली ट्रेनिंग आज कराई जा रही है। ये लगभग 380 लोगों को कराई जाएगी और सेकंड ट्रेनिंग 7 तारीख को है। तो उसमें डिटेल में इनको इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया जाएगा और मशीन्स में भी जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई जाएगी। जाहिर है, जैसे जैसे काउंटिंग की टिक टिक आगे बढ़ रही है, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। सूरत से भी ये दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यहाँ ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर आप कार्यकर्ता पहरा देते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी डिस्प्ले के जरिए दिन रात ये इस पर नजर रख रहे हैं। खास बात यह है कि चुनाव आयोग ने ही इस तरह के इंतजाम किए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी हो सके। चुनाव आयोग ने व्यवस्था किया हुआ है कि जहां पे स्ट्रांग रूम में ईवीएम स्टोर है,
वहाँ उसके सामने कैमरा लगा के यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो रहा है दरवाजा, तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई स्ट्रांग रूम के सामने के कैमरे, जो चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया पे थोड़ा भरोसा बैठे, इसके लिए ये सुधार किया है, ये बहुत आवकारदायक है। लेकिन और भी बहुत सारे सुधार है, वो करने चाहिए। जिन सीटों पर वोट डाला जा चुका है वहां उम्मीदवारों की बेकरारी लाजमी है। जनता जनार्दन फैसला सुना चुकी है, अब नेताजी को अपनी रिपोर्ट कार्ड का इंतजार है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ विकास शर्मा, शिमला, गुड न्यूज टुडे। बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की। जी हां, एक ऐसा समारोह जो लोगों में जोश भर देता है, एक ऐसा समारोह जिसका हिस्सा हर हिंदुस्तानी बनना चाहता है। हर रोज हजारों लोग इस समारोह का हिस्सा बनते हैं, स्टैंड पर बैठकर इसे देखते हैं और पूरा वातावरण जो है वो रोमांच से भर जाता है। देखिए, आगे हम आपको खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप दोनों से जानना चाहूंगी, आप लोगों ने देखी है मीटिंग रिट्रीट? पिछली बार हमने देखी थी और अपने दर्शकों को भी दिखाया था। और खुद जाके वहां पे महसूस किया है नहीं, उस क्षण को? जी, मैंने महसूस किया है। आपको लगता होगा कि मतलब आप जाते हैं एक हिंदुस्तानी की तरह, लेकिन आपको लगता है थोड़ी देर में जब वो पूरी सेरेमनी शुरू होती है ना, तो लगता है कि आप एक भारतीय सैनिक हैं और एक सैनिक की तरह आप वहां पर अपने आप को महसूस करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एग्जैक्टली। तो ये जो फील है ना, वो लेना हर कोई भारतीय चाहता है। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर ये है, बैठने को लेकर हमेशा जद्दोजहद वहां रहती है कि कौन आगे बैठेगा, सबसे आगे लोग बैठना चाहते हैं। लेकिन अब इस सेरेमनी को लेकर गुड न्यूज आई है। गुड न्यूज ये है कि आप खुद तय कर सकेंगे कि आपको किस सीट पर बैठकर ये सेरेमनी देखनी है। आप ऑनलाइन अपनी मनचाही सीट बुक कर सकेंगे। बीएसएफ ने ये पहल की है। एक तरफ हिंदुस्तान के सिपाही, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिपाही। जोश और जुनून से भरा एक ऐसा मौका जब दोनों फौज के सिपाही अपने अपने झंडे उतारने के लिए आमने सामने आते हैं, तो रोमांच की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। पंजाब में वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के या तो आप गवाह बन चुके होंगे या फिर बनने की तमन्ना रखते होंगे। वैसे तो ये आयोजन हर दिन होता है, जिसमें शिरकत करने हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये भीड़ खास मौके पर और बढ़ जाती है। ऐसे में यहाँ बैठने का इंतजाम बीएसएफ के हाथों में होता है। हालांकि अब बीएसएफ की पहल पर ही ये तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। देश के दूसरे बड़े संस्थानों और कार्यक्रम की तर्ज पर अब इस सेरेमनी को देखने के लिए आपको मौके पर पहुंचकर बीएसएफ की व्यवस्था के मुताबिक बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपनी मर्जी से सीट घर बैठे बैठे हासिल कर सकेंगे। यानी आप अपनी मनचाही कतार में बैठकर अब इस सेरेमनी का लुत्फ उठा सकेंगे। ये मुमकिन हुआ बीएसएफ की तरफ से खास तौर पर इस सेरेमनी के लिए डिजाइन कराई गई वेबसाइट की वजह से, जिसमें आप अपना पूरा ब्यौरा दर्ज कराकर अपने और परिवार के लिए सीट बुक कर सकते हैं। अभी वर्तमान में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आदमी अपना सीट पहले से बुक कर ले या अपना जानकारी हो जाए कि मैं पहले आऊँगा तो इस जगह बैठूंगा, वहाँ बैठूंगा। तो उसी को थोड़ा सुविधा प्रदान करने के लिए हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें आदमी यदि अपने पर्सनल पर्टिकुलर्स डिटेल वगैरह दे तो वहाँ सीट सब सारे काफ़ी नंबर्ड कर दी गई हैं और अपनी मनचाही सीट पहले से 48 घंटे पहले बुक करा के और अपना उसी स्थान निर्धारित स्थान पे जाके बैठ सकता है, ताकि उसको एक अच्छा उसका व्यू मिले और अच्छी तरह से बीटिंग रिट्रीट देख सके। बीएसएफ की इस पहल से हर साल यहाँ वाघा बॉर्डर तक आने वाले लोगों को फायदा होने वाला है। सीट रिजर्व होने का फायदा उनके समय की बचत कराने वाला है। साथ ही बीएसएफ के जवानों को अतिरिक्त ड्यूटी से बचाने वाला भी है, क्योंकि यहाँ होने वाली भीड़ को बैठाने के लिए अतिरिक्त समय और श्रम दोनों की जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि इस वेबसाइट को डिजाइन करने में बीएसएफ का कोई खास खर्च नहीं हुआ है। मामूली कीमत में ये वेबसाइट बनकर तैयार हो गई है। ये काफ़ी समय से एक प्रपोजल था कि इसमें काम किया जाए और इसमें
पंजाब फ्रंटियर के आईटी सेल और हमारे जो हेडक्वार्टर्स है उसके आईटी सेल ने काफ़ी काम किया। यहाँ के डीसी विक्रांत ठाकुर ने इसको में काफ़ी काम किया, और बल्कि जब पहले प्रपोजल आया था कि इसको कहीं बाहर से बनवाया जाए, और उसमें लगभग 1 करोड़ की राशि बताई गई थी कि इतनी खर्च होगी। बट आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू 1 करोड़ का 1/100वां भाग, यानी करीब 100वां तो नहीं, करीब 2%, 2 लाख के आसपास में पूरी वेबसाइट भी तैयार हो गई है। पूरा इसका स्टोरेज सारा क्लाउड में होगा, वो भी एक गवर्नमेंट एजेंसी के यहाँ है, ताकि कोई डेटा भी बाहर नहीं जाएगा। बीएसएफ के शौर्य और पराक्रम से जुड़े और देश की आन बान शान में होने वाली इस सेरेमनी का हिस्सा बनना यकीनन गर्व से भर देने वाला है, और अब एक नया एहसास कराने वाला, जिसमें रिजर्व सीट एक सुकून भी देने वाली कवायद है, जो यकीनन यादों में इजाफा करने वाली भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, और इसी के साथ यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा मुनाफा इस समय फूल के कारोबारियों का हो रहा है। जी हाँ, तो कैसे अयोध्या में बढ़ रही है फूल के कारोबार की महक, और क्यों फूल के कारोबारी बेसब्री से कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण के पूरा होने का इंतजार। जी हाँ, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राम की नगरी संवर रही है, अयोध्या की भव्यता लौट रही है, मंदिरों का नए सिरे से श्रृंगार हो रहा है, और सरयू के तट से रामनगरी के चौराहों तक सबका कायाकल्प हो रहा है। कहते हैं कि जब 14 साल का वनवास पूरा करके प्रभु राम अयोध्या लौटे तो आकाश फूलों से ढक गया था, वैसे ही आज भी फूलों से अयोध्या के मंदिर महकते हैं। राम मंदिर की तपस्या साकार होने के साथ ही अब अयोध्या नए रंग नए ढंग में नजर आने लगी है। यहाँ केवल मंदिरों की रौनक ही नहीं बढ़ी है, बल्कि मंदिरों के बाहर फूलों का कारोबार भी नए सिरे से आबाद हो रहा है। यही नहीं, जब से भव्य राम मंदिर ने आकार लेना शुरू किया है, तब से यहाँ फूलों के कारोबार को नए पंख लग गए हैं। अयोध्या से सटा रायगंज का ये इलाका फूलों के कारोबार के लिए जाना जाता है। यहाँ गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर से बड़े पैमाने पर फूलों के कारोबारी पहुँचते हैं। यहाँ गेंदा 60 रुपए किलो और गुलाब का फूल 300 रुपए प्रति किलो की रेट पर मिल जाता है। अयोध्या के लिए ये मंडी वरदान साबित हो रही है, और उम्मीद है कि राम मंदिर बन जाने के बाद ये मंडी और भी ज्यादा मुनाफे से महक जाएगी। अयोध्या उत्सव का दूसरा नाम बन चुकी है। दशहरे से लेकर दीपावली तक अयोध्या का रंग देखते ही बनता है। लिहाजा अयोध्या के इन कारोबारियों को भी उम्मीद है कि राम की नगरी का नया रूप उनका भी कायाकल्प करेगा, और जैसे अयोध्या के दिन बदले हैं, उसी तरह उनके दिन भी बदलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद। यहाँ पर आध्यात्म, कला और संस्कृति का अनूठा संगम लगने जा रहा है। मौका है स्वामी नारायण संस्था के गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का। ये समारोह 1 महीने तक चलेगा, और इस समारोह के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। विशाल द्वार बनाए जा रहे हैं, सुंदर कलाकृतियां तैयार की जा रही हैं, पूरे परिसर को खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। समारोह में शिरकत करने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे। दिव्य, भव्य, अलौकिक 600 एकड़ धरती पर बसा ये अध्यात्म का अद्भुत संसार है। ये तैयारी है स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह की। समारोह का आयोजन 15 दिसंबर से बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम पूरे 30 दिन तक यानी 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा। ये गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी महोत्सव हम मना रहे हैं, और खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी उनका उद्घाटन करने के लिए आएंगे। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन ऐसा था, उसके हृदय में पूरी दुनिया बस सकती थी, और इसके लिए पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं। करीब रोज 2 लाख लोग ये फेस्टिवल के दर्शन करने के लिए आएंगे। पूरा फेस्टिवल 600 एकड़ में वो फैला हुआ है, और 200 एकड़ में प्रदर्शनियां और मंदिर और जुदी जुदी प्रेरणा के लिए वो आयोजन किया गया है। करीब 80,000 वॉलंटियर्स आर पार्टिसिपेटिंग। प्रमुख स्वामी महाराज जन्मोत्सव दुनिया भर में पिछले 1 साल से मनाया जा रहा है।
एक महीने तक चलने वाले इसके समापन महोत्सव के आयोजन के लिए अहमदाबाद के पश्चिमी छोर पर सरदार पटेल रिंग रोड पर 600 एकड़ क्षेत्र में ये भव्य और दिव्य प्रमुख स्वामी महाराज नगर का निर्माण किया गया है। वो 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक वो रहेगा। तो ये उत्सव इनके अंदर वो कुटुंबी की प्रेरणा भी मिलेगी, आदमी को खुद का जीवन कैसा अच्छा बनाए उसकी भी प्रेरणा मिलेगी। एक बड़ा अक्षरधाम का मॉडल भी इधर रखा गया है और पूरी दुनिया में से हमको प्रेरणा कैसी मिलती है, मगर मेन कोर वैल्यू इज स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इंस्पिरेशन। इसमें रोज शाम को बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होंगे, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल। पूरे भारत में से साधु संत महात्मा भी इधर पधारेंगे और दुनिया भर से अच्छे अच्छे बड़े नेता जिसने ये समाज का और दुनिया में कुछ अच्छा किया है वो सब इधर आएंगे। ऐसा ये बड़ा उत्सव है। इस दिव्य समारोह के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कुल 7 बड़े सजावटी प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। एसपी रिंग रोड से दिखाई देने वाला ये मुख्य द्वार 280 फीट लंबा और 51 फीट ऊंचा है। इस द्वार में महान भारतीय संतों की मूर्तियां बनाई गई हैं। दूसरे 6 द्वारों की लंबाई 116 फीट और ऊंचाई 38 फीट है। बच्चों की सांस्कृतिक भूमि या बाल नगरी 17 एकड़ में फैली हुई है। प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरी दुनिया में मानव उत्थान का अभियान चलाया। इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों के जीवन को सफल बनाने के लिए ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुख करते हैं कश्मीर का, जहां से लगातार सुखद और सुंदर तस्वीरें सामने आ रही हैं। कश्मीर के युवाओं को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए घाटी में कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही ये उन्हें बुराइयों से दूर रखने की एक कोशिश भी है। आपको हम बता दें कि ऐसी एक पहल की गई है श्रीनगर में, जिसका मकसद है युवाओं को नशे के जाल से बचाना। वहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें लोकगीतों और लोक नृत्य के जरिए युवाओं को नशे से दूर करने के लिए जागरूक किया गया है। जम्मू कश्मीर की पहचान है डांस का ये अंदाज। खासकर श्रीनगर में इस तरह की ड्रेस में महिलाओं का ये लोक नृत्य बॉलीवुड के जरिए देश में भी पहचाना जाने लगा है। हालांकि यहाँ डांस करने वाले ये कलाकार कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो एक खास मकसद से अपनी ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक एनजीओ की मदद से कॉलेज स्टूडेंट्स के जरिए इस प्रोग्राम को करने का मकसद जागरूकता फैलाना है और युवाओं को भविष्य के लिहाज से नई सीख देना है। कार्यक्रम में यहाँ लड़कियों की तरफ से लोकगीत गाया गया। इसके साथ ही नृत्य और एक नाटक भी पेश किया गया। फूलवन तूर नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले भी मानते हैं कि युवाओं को उन्हीं के अंदाज में समझाने का सबसे बेहतर तरीका है। प्रोग्राम का मोटिव यही था कि जैसे कि हम सब जानते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नौजवान युवा हैं जो गलत चीज़ों में मुलविस हैं। क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे नौजवान, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे जो यूथ से जो मुलविस पाया गया है गलत चीज़ों में, जो अलग अलग जो बैड इवल्स में वो फंस चुके थे, तो उनको हम कैसे उन चीज़ों से हम बाहर निकालें। वहीं इस कार्यक्रम से जुड़े दूसरे लोगों का मानना है कि उनका ये प्रयास घाटी के युवाओं को नई राह दिखाने में कामयाब होगा। इसका एक थीम था फलवन टूर। बेसिकली ये इसलिए था कि जो यूथ है उनमें अवेयरनेस लाए। बहरहाल घाटी के युवाओं को राह लाने की ये मुहिम अपना असर छोड़ने में कामयाब होगी। ये दुआ कार्यक्रम कराने वाले, इसे देखने वाले और इसमें हिस्सा लेने वाले सभी कर रहे हैं। अब फैसला उन युवाओं को भी करना है जो इसके केंद्र में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं कर्नाटक के मंगलुरु, जहां एक किसान के चर्चे खूब हो रहे हैं। वजह है एक मशीन जिसको इस किसान ने खुद तैयार किया। नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए ये मशीन बड़े काम की चीज है।
बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए, पेड़ से नारियल तोड़ने हो या फिर कीटनाशकों का छिड़काव करना हो, इन सारे कामों को करने के लिए किसानों को खूब शारीरिक मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन इस मशीन से ये काम चुटकियों में हो जाता है और मशीन की कीमत भी बेहद कम है। यह है नारियल तोड़ने का पारंपरिक तरीका और ये है नए आविष्कार का कमाल। मतलब अब नारियल की खेती और आसान हो गई है, क्योंकि अब इसके लिए आ गई है एक खास मशीन। ये रही वो मशीन जिसके जरिए अब आसानी से नारियल के ऊंचे पेड़ों पर चढ़ा जा सकता है। अब चाहे नारियल के पेड़ों में कीटनाशक डालना हो या फिर बाजार तक ले जाने के लिए नारियल तोड़ना हो, अब सब आसान हो गया है। अब तक ये काम काफी मुश्किल भरा था। नारियल के पेड़ पर चढ़ाई करना ही अपने आप में बड़ी मशक्कत का काम है और फिर इसके लिए ट्रेंड होना भी जरूरी है, क्योंकि नारियल के पेड़ बिल्कुल सीधे और चिकने होते हैं। लिहाजा फायदेमंद होते हुए भी नारियल की खेती को अपनाना सबके लिए आसान नहीं है, लेकिन अब ये सबके लिए आसान हो गया है। मेरा तो 200 नारियल का झाड़ है। पहले तो बहुत मुश्किल था, मशीन लेने के पहले बहुत नारियल निकालने में लेबर प्रॉब्लम, कोई मिलता नहीं है और एक झाड़ को 50-60 रुपए लेबर लेते हैं। अभी तो मशीन लेने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। इस मशीन को बनाने वाले किसान का दावा है कि इस मशीन के जरिए महज 30 सेकंड में नारियल के पेड़ पर चढ़ा जा सकता है। इसका वजन 28 किलो है और ये 60 से 80 किलो तक के वजन वाले व्यक्ति का भार उठा सकती है। वहीं बाइक जैसी इस मशीन में 1 लीटर पेट्रोल डालकर 80 बार नारियल के पेड़ पर चढ़ा जा सकता है। इस मशीन की कीमत करीब 75,000 रुपए बताई जा रही है। अच्छी बात यह है कि किसानों ने इस मशीन को हाथों हाथ लिया है। उनका मानना है कि इस मुश्किल काम के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट महंगा नहीं है। बहुत काम भी बहुत फास्ट हो रहा है, मेहनत भी कम है और क्लीन से काम, हमारा टाइम को नारियल निकाल सकता है। अभी बहुत आसान हो गया नारियल, लेबर का प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल खरीद सकता है। छोटा फार्मर भी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत आसान से ले सकता है। इसे बनाने वाले किसान का कहना है कि इस मशीन में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। जाहिर है, आवश्यकता ने आविष्कार करवा दिया है तो आगे और भी बेहतर संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अच्छी अच्छी बातें हों, अच्छी अच्छी खबरें हों तो वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। दरअसल श्वेता कहना चाह रही है कि चाय पे चर्चा को अब ब्रेक लगाने का वक्त हो गया है, मतलब आपको टाटा बाय बाय कहने का। तो कल फिर मिलेंगे ढेर सारी पॉजिटिव खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, मिलते हैं 4 बजे।